और अब आगे की ओर बढ़ते हैं और संस्कृति, नवाचार और प्रगति विषय पर हमारा अगला सत्र है। संस्कृति किसी भी समाज की अंतर्निहित आत्मा जैसी है। संस्कृति के आधार पर ही तय होता है कि किसी समाज के जीवन मूल्य, आदर्श, रहन सहन कैसे होंगे। मानव ही संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति ही मानव को बनाती है। संस्कृति हमारी प्रगति के पथ को न सिर्फ निर्धारित करती है बल्कि उस पथ को प्रशस्त भी करती है। संस्कृति विभिन्न आयामों से हमारे आचरण और प्रगति को कैसे प्रभावित करती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रण देना चाहेंगे आदरणीय श्री विनोद अनुपम जी। आदरणीय श्री विनोद अनुपम जी, आप एफटीआई के पूर्व छात्र हैं, लेखक हैं और फिल्म समीक्षक हैं। आदरणीय श्री विनोद अनुपम जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आ जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री नवीन चौधरी जी को। आप कई आदरणीय श्री नवीन चौधरी जी को आप कई बेस्ट सेलर पुस्तकों के रचनाकार हैं, बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आदरणीय श्री नवीन चौधरी जी। आदरणीय श्री ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो उप सचिव हैं हिंदी एकेडमी दिल्ली, भारत सरकार के। आपसे भी मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि मंच पर आ जाएं। और प्रोफेसर समीर खांडेकर जी, विभागाध्यक्ष हैं आप आईआईटी कानपुर के, आपसे आग्रह है मंच पर आ जाएं। एक बार हम जोरदार तालियां बजा करके सभी का अपने बीच में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और जो संस्कृति की बात होती है, आज के दौर का परिदृश्य क्या है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके कार्यक्रम समीर खांडेकर जी के हाथों में सौंपता हूं, वे इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। भिगोई उसने कुछ तहरीर यूं आंखों के पानी से, भिगोई उसने कुछ तहरीर यूं आंखों के पानी से, मेरा किरदार ही गायब हुआ मेरी कहानी से। और न जाने किस कदर मसरूफ है माँ बाप दोनों ही, न जाने किस कदर मसरूफ है माँ बाप दोनों ही, नया बचपन सबक लेता है घर की नौकरानी से। क्या बात, एक बार क्या जोरदार बात। तालियां बजा करके हम आमंत्रित करें आप सभी को। विनोद जी को फोन कर लें। आदरणीय अमित जी, विनोद जी अभी हमारे बीच में नहीं उपस्थित हो पाए। इस मध्य एक औपचारिकता मैं, यदि आप लोग अनुमति दे तो मैं पूरा कर लूं। सम्मानों के क्रम में आदरणीय अल्पना जी का सम्मान शेष रह गया था। आदरणीय राधा जी सामने हैं, मैं आग्रह करता हूं मंच तक आ जाएं। आदरणीय ऋषि कुमार जी, सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके साथ में आदरणीय अल्पना जी का सम्मान हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा और हम इस समय की प्रतिपूर्ति भी कर सकेंगे इस मध्य। आदरणीय राधा जी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर भावना तिवारी जी से भी आग्रह है, मंच पर आ जाएं अल्पना जी के सम्मान के लिए। जी हाँ, ये आवश्यक है। एक संचालक की जिम्मेदारी होती है अपने साथी संचालक के लिए कोई भी आवश्यकता छूट ना जाए। नहीं नहीं, आप आइए। क्या दे रही है? आदरणीय विनोद अनुपम जी से संपर्क करने का प्रयास किया गया है, हो नहीं पा रहा है। आप लोग तब तक सत्र को आगे चला लें। मैं खुद जाकर के बाहर देख लेता हूं। जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं खुद जाकर के देख लेता हूं। नमस्कार सभी को। और कार्यक्रम का एक बहुत बेहतरीन सिलसिला सुबह से चल रहा है और थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, जो कि कभी कभी हो जाता है। तो उस विलम्ब को भी हम अपने कार्यक्रम में भी थोड़ा सा समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे के कार्यक्रम भी ठीक से चल सकें। तो मैं ज़्यादा औपचारिकता नहीं करूँगा। जो मंच पर हमारे साथ ऋषि कुमार शर्मा जी और नवीन जी बैठे हुए हैं और विनोद जी अभी आते ही होंगे, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और मंच में आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। औपचारिकता में जो है वो लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन जो होती है वो शायद मैं नहीं करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है।
और इन ऐसे अब महानुभावों का इंट्रोडक्शन भी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। जो आज का जो पैनल डिस्कशन है उसमें 3 शब्द हैं, संस्कृति, इनोवेशन या नवाचार कहें या नवसृजन कहें, और तीसरा ग्रोथ या विकास कहें। तो इन तीनों के आपसी संबंध के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बैठे हुए हैं कि इसका हम लोग के आपस में कोई हम मिले नहीं हैं। इनफैक्ट मिलने की इच्छा ज़रूर थी लेकिन सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया और फिर तो एक प्रकार से एक्सटेम्पोर कार्यक्रम चलेगा और बीच बीच में मैं प्रोवोकेट करूँगा। मैं तो तकनीकी क्षेत्र से आता हूँ तो इनोवेशन शब्द से थोड़ा खास लगाव भी है। और श्रोताओं को ये भी बता दूं कि जो नेशनल इनोवेशन अवार्ड के तहत आईआईटी कानपुर को इस वर्ष सबसे बेहतरीन इनोवेटिव कैंपस का अवार्ड भी मिला है। तो इस तारतम्य में ये पैनल डिस्कशन एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि संस्कृति जो होती है वो एक देश की आत्मा होती है। हमारी परंपराएं, हमारी पहचान, हम एक दूसरे से किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे नई नई चुनौतियों का हम सामना करते हैं, कैसे सहक्रियता हमारे बीच में आपस में रहती है, हमारी सफलता, समृद्धि, राष्ट्र की नींव, ये सब एक प्रकार से उसके संस्कृति के से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आइए आइए, स्वागत है विनोद जी। जस्ट 1 मिनट पहले ही शुरू किया था तो मेरा जो पुराना व्यवसाय था उसमें मुझे अनुभव है करीबन 61 देशों में जाने का। एक ज़माने में मैं मजाक करता था कि मोदी जी भी मेरे पीछे हैं लेकिन अभी आगे हो गए वो तो 61 देशों में जाने से बहुत सारे संस्कृतियों को मैंने करीब से देखने का मुझे जो है वो एक अनुभव मिला। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तो सभी समाजों में लोग हंसते एक जैसे हैं, रोते एक जैसे हैं, संवेदनाएं एक जैसी होती हैं। लेकिन सांस्कृतिक जो उनकी पृष्ठभूमि होती है उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि उनकी जो ट्रैजेक्टरी है, उस देश की जो ट्रैजेक्टरी है या उस समाज की जो ट्रैजेक्टरी है वो हम आज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 उदाहरण दूंगा। जापान का यदि उदाहरण लें तो जापानीज सोसाइटी में एक्सीलेंस या डिटेल्स, किसी भी एक चीज़ के डिटेल्स, इसके ऊपर उनके सामाजिक उनका जो ढांचा है उसमें उसका बड़ा महत्व है। और इसीलिए हमने देखा कि जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जब बढ़ी, जहाँ पे प्रिसीशन, नैनोमीटर की बात होती है, माइक्रोमीटर की बात होती है, एक ट्रांजिस्टर जो है, एक छोटे से ट्रांजिस्टर में या एक छोटे से चिप में 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं और उन बिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और उस जो सबसे छोटा ट्रांजिस्टर होता है उसका जो साइज होता है वो इन्फ्लुएंजा के वायरस से छोटा होता है। तो जो हमारे मोबाइल फोन्स में जो टेक्नोलॉजी गई है, तो अब इस तकनीक को बनाने के लिए उस समाज में कुछ ऐसा एक्सीलेंस का या कुछ ऐसा सूक्ष्म तरीके से काम करने का, कुछ परफेक्शन का, कुछ प्रिसीशन का, ये उनके साइकी में रहा होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि जापान आज यहाँ पहुँचा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करता हूँ, दूसरा उदाहरण लूँगा मैं फिनलैंड। ये है तो फिनलैंड की संस्कृति में एजुकेशन के प्रति, प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों को किस प्रकार बड़ा करना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार अपने हाथ से कार्य करने का उनको एक ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार जो उनके आजू बाजू का जो नेचर है उसे कैसे जोड़ना चाहिए, इस प्रकार से उस समाज ने बहुत चिंतन किया है। और उसके कारण हम देखते हैं कि आज फिनिश सोसाइटी, जो फिनिश एजुकेशन सिस्टम है, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेहतरीन प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम है। तो जब समाज इनोवेट करता है तो उसकी जो पृष्ठभूमि में जो उसकी सांस्कृतिक विरासत होती है, जिस प्रकार से वो समाज डेवलप हुआ है, उससे फाइनली विकास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये तीनों का एक बहुत, और ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी आप रिसेंटली अगर आप देखेंगे, अफ्रीका आएंगे तो रवांडा एक देश है, उसमें 1980 और 90 के दशक में करीब 7-8 लाख लोगों का जीनोसाइड हुआ वहाँ पे और कबीले आपस में लड़ते थे। लेकिन एक रेजिलियंस था उस सोसाइटी में और उस रेजिलियंस से, उस इनोवेशन स्पिरिट से
आज हम देख रहे हैं कि रवांडा जैसा शहर जो है उसको वो सिंगापुर ऑफ अफ्रीका बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में इनोवेशन हो रहा है, जो अब उस देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये कनेक्ट के बारे में आज हमारे बीच जो महानुभाव उपस्थित हैं वो फिल्म जगत से हैं, साहित्य जगत से हैं, मार्केटिंग जगत से हैं, आकाशवाणी मीडिया से रिलेटेड हैं। तो और इनका गहरा संबंध है, क्योंकि चूंकि ये एक सोसाइटी का एक फेस होता है, तो उस फेस को ये तीनों महानुभाव जो हैं वो उसको रिफ्लेक्शन है उसका। तो मैं इन सभी से आग्रह ये करूँगा कि शुरू में कुछ अपनी टिप्पणियाँ दें इस विषय के ऊपर, अपने अपने क्षेत्र का जो उनका अनुभव है कि किस प्रकार कल्चर, और कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं होता, संस्कृति जो होती है वो बदलती रहती है, गंगा जी बहती रहती हैं, घाट के ऊपर जो है वो कार्यक्रम चलते रहते हैं और निरंतर काल से आदिकाल से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो ये किस प्रकार डायनामिक कल्चर, जो अभी नए मॉडर्न सोसाइटी में जो डायनामिक कल्चर को हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे इनोवेशन आ रहे हैं, उनके उनके अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इनोवेशन आ रहे हैं, और इससे फाइनली हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस प्रकार से ग्रोथ हम किसको कहते हैं, ये भी एक अपने आप में विषय है। 45 मिनट में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन मैं आमंत्रित करूँगा ऋषि कुमार शर्मा जी से कि वहाँ से शुरुआत करें। आप बैठ के भी कर सकते हैं सर, हाँ, बातचीत करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अनौपचारिक भी रहे तो कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले मैं गाथा परिवार और आईआईटी कानपुर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अमित जी, विश्वनाथ जी, अल्पना जी और हमारी जो कवित्री मैडम हैं, है ना, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम संजोया है। और जहाँ तक बात है संस्कृति की या इनोवेशन यानी नवाचार की, या इसे कह सकते हैं आपकी विकास की, तो मनुष्य की सर्वोत्तम साधनाएं जो है ना वो संस्कृति कहलाती हैं, और वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं, पहले से आती हैं, और संस्कृति जो बनी है उसमें हम जन्म लेते हैं और उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहते हैं। परंतु ये निश्चित है कि संस्कृति में या संस्कृति के माध्यम से हम देश का विकास करते हैं, और देश के विकास के लिए संस्कृति भी आवश्यक है और विकास भी आवश्यक है। लेकिन विकास कैसे होगा? नवाचार से, इनोवेशन से। यदि हम इनोवेशन को जगह देंगे तो हम विकास कर पाएंगे। कह ये सकते हैं कि यदि कोई चीज हमारे साथ चली, और आप देख सकते हैं कि संस्कृति का विकास कैसे होता है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से संस्कृति का समाज या संस्कृति का विकास होता है। मन से, यदि हम ठान लें कोई किसी चीज में परिवर्तन करना है, कोई चीज पुरानी हो गई है, कोई संस्कृति छूटने वाली है, उसको छोड़ के उसमें नवाचार करेंगे, तो मन से पहले हम मन बनाएंगे। उसके बाद कर्मणा, मनसा वाचा, वचन से। तुलसी ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, तुलसी किसी भी घर में काम करने नहीं गए थे, लेकिन पूरी रामचरितमानस में इतनी नीति निर्देशक तत्व डाल दिए हैं कि लगता है कि इन्होंने कहां से सीखा, क्योंकि वो उन्होंने मन से सीखने का प्रण कर लिया था। अब वो कहते हैं ना कि भाई कविता हो, संपत्ति हो, या और बहुत सारी चीज हैं, वो समाज की भलाई के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। जिस तरह से गंगा सभी के हित को साधती चली जाती है, उसी तरह से संस्कृति में जो नवाचार हैं वो भी सभी के हित को साधते चले जाते हैं। आपने रवांडा का जिक्र किया, आप जरा केप टाउन का इतिहास उठाकर देखिए। वहां पर पानी की इतनी कमी हो गई थी कि सबने यूट्यूब वगैरह पर देखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 0 डे आने से पहले ही अपनी नीतियां बनाई, अपनी एक संस्कृति का निर्माण किया, नवाचार किया,
और उस नवाचार को लेकर वो आगे बढ़े। धीरे धीरे पानी की कमी दूर हुई, पानी की कमी बिल्कुल दूर हो गई। राशनिंग उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उन्होंने उस संस्कृति को नहीं छोड़ा जहां पर उनको पानी की बचत करनी थी। आज यदि हम देखेंगे तो उनके रिजर्वायर्स का, उनके पानी के तालाबों का लेवल ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो पानी का प्रयोग उतना ही कर रहे हैं जितना कि वो बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से कर रहे हैं। तो ये है संस्कृति। उन्होंने संस्कृति नहीं छोड़ी। हमारी तो भारत की संस्कृति है कि हम कम में विश्वास करते हैं, हम कम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। बहुत सारे नवाचार के हैं जो विकास को ले जाते हैं, और आप इतिहास उठा के देखेंगे कर्मणा से, यदि हम कर्म से बात करें तो शिवाजी ने नई नई नीतियां युद्ध जीतने के लिए अपनाई। आप देखिए कि उन्होंने ऐसा वस्त्र बनाया कि सामने वाला यदि उससे युद्ध करने के लिए आ रहा है तो वो तुरंत वो खुल जाता था और वो उसको टारगेट कर देता था। तो नवाचार को यदि हम विकास में ले जाएंगे, विकास जो होना चाहिए वो संस्कृति मूलक होना चाहिए, वो संस्कृति के साथ साथ आगे बढ़ता जाना चाहिए। तो इस तरह से नवाचार को लेकर हम ये बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति है। अब आप वैसे तो यहाँ संस्कृति को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, परंतु मैं बड़े माइन्यूटली तरीके से छोटे माइक्रो लेवल से यदि मैं देखूं कि शादी विवाहों के कार्ड को बांटने के लिए कितना दुष्कर्म किया जाता था, दुष्कर कार्य था वो। आप देखिए 1 2 3 4 परिवार के लोग कार्ड बांटने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन आज आपने और हमने ये स्वीकार कर लिया है कि शादी के जो कार्ड हैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, एक फोन कर दीजिए। ये हमने संस्कृति का निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की समस्या को भी समझ रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी समझ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको हम नवाचार में लाएंगे, उससे हमारा समय, संसाधन और बहुत सी चीजें बचेंगी, जिससे कि देश का विकास होगा और वो विकास में शामिल होगा। एक रीसेंट उदाहरण जो इन्होंने बात की फ्रुगैलिटी की, तो मैंने नासा में भी कुछ दिन तक मैंने काम किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को भी मैंने देखा, और अब इसरो के साथ भी मेरा कुछ ताल्लुकात हैं। तो जो फ्रुगैलिटी की आप बात करते हैं, तो ये एक संस्कृति ही है हमारी, जिसके कारण हम आज जो है कि ग्रेविटी जैसी फिल्म के बजट से आधे पैसे में हम मंगलयान भेज सकें। तो ये जो कनेक्शन है, तो ये जैसा कि मैंने कहा, डायनामिकली हम अच्छी चीज़ों को लेते रहें और डायनामिकली हम अपने में जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो उसको छोड़ते भी रहें, जी उससे ही नवाचार होगा। अगर हम रिजिड हो जाएंगे, अगर हम स्टैटिक हो जाएंगे, तो इनोवेशन और डायनामिक्स का एक आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। इनोवेशन जो है वो स्टैटिक समाज कभी नहीं कर सकता। तो मैं आमंत्रित अब करूँगा नवीन जी को कि वो अपना जो उनका अनुभव है मीडिया में, उनके अनुभव है मार्केटिंग में, और उन्होंने जिस प्रकार के अनुभव लिए हैं उससे थोड़ा सा हमको प्रेरित करें। नमस्कार। संस्कृति की बात ऋषि सर कर चुके हैं, और मैं बड़े अलग अलग दुनिया से आया, लिखने पढ़ने की दुनिया एक अलग रही, लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में ये तीनों शब्द जो है, कल्चर, इनोवेशन और ग्रोथ, ये तीनों मेरी जिंदगी में किसी दूसरे रूप में आते हैं। बॉस का डंडा होता था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का। इनोवेशन, ग्रोथ, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, हम इतना कितना सोचेंगे। और कल्चर की बात कर रहे हैं, बात कल्चर की। जो मेरा पूरा कैरियर रहा, मैंने टीम मैनेज की, खुद एज एन एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट काम किया, काफी जगहों को घुमा, कई चीजों में, चाहे वो लिखने पढ़ने काम हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ा काम। एक एहसास मुझे हमेशा हुआ, और मैं इसको ज्यादातर कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलूंगा, और थोड़ा उसमें शिक्षा की बात को अवश्य जोड़ूंगा, कि हमने कहीं ना कहीं जब इनोवेशन, कल्चर, ग्रोथ की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक संस्कृति जो हमारी थी, जहाँ पे हम विश्व गुरु कहलाते थे, वो नीचे की तरफ चला गया। कारण ये रहा कि हमने हमारी संस्कृति, सर ने एक बात कही थी कि संस्कृति कॉन्सेंट मींस चेंजेस तो चाहिए थे, लेकिन वो चेंजेस के साथ क्या हमने हमारी चीजों को छोड़ा, उनको सस्टेन किया या छोड़ दिया। और मुझे एहसास हुआ कि हम एक सिस्टमेटिकली हमारे ऊपर अटैक रहा। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, आप अगर सेफ गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मारुति सबकी पहली चॉइस होती है मिडिल क्लास की, लेकिन जैसे ही आप उस पर उठते हैं, आप चाहते हैं जर्मन कार, इटालियन कार खरीदना, क्योंकि सेफ्टी जो है उसका मेजर फीचर है। आपको टीवी खरीदना है, एलजी सैमसंग में जाते हैं, कोरियन कंपनीज की तरफ आप मुड़ते हैं।
अगर कोई वाइन पीने का शौकीन है तो वो भी हम यहाँ पे पहले फ्रेंच वाइन की बात करते हैं। आप जिस कंट्री की बात करें, जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जब हम उन सारे देशों की बात करें, आप देखें कि उनमें से उनकी जो भाषा है और उनकी संस्कृति, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो, इन्होंने अपनी संस्कृति को भी सस्टेन रखा, इनकी भाषा को उन्होंने उसके ऊपर गर्व किया और वो दुनिया में कहीं पीछे नहीं है। हमारे यहाँ जो है, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ जब बातचीत शुरू होती है तो अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी तो तुम्हारा करियर में क्या होगा। सोचो ये बात जापान वाले को कोई कहता तो क्या होता। मुझे कई बार लोग कहते हैं चाइनीज जिस दिन अंग्रेजी सीख जाएंगे ना भैया, भारत की स्थिति कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन चाइनीज अंग्रेजी सीख जाएंगे ना, बीपीओ में कहेंगे हेलो सर, इससे अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये मुझे एक डिफरेंस दिखता है कि हमारे ऊपर जब अंग्रेज आए, मुगलों के आक्रमण को लेकर बहुत सी बातें होती है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा नुकसान हमें अंग्रेजों ने किया। जब वो आए, उनको ये एहसास हुआ कि जो अटैक होना चाहिए इस देश की संस्कृति को होना चाहिए। और संस्कृति हमारी, जब आप पीछे देखेंगे तो हमारी जो संस्कृति थी, भाषा के साथ हमारे काम करने के तरीके को अगर आप देखें, महाभारत काल का मुझे एक किस्सा ध्यान है जिसमें आप सबने देखा होगा, कर्ण की जिसमें एंट्री हुई थी। उस एंट्री से पहले अर्जुन, कौरव, पांडव सभी जो है अपने जितना भी उन्होंने सीखा था उसका प्रदर्शन सबके सामने कर रहे थे। वो प्रदर्शन क्या था? शास्त्रों का भी था, शस्त्रों का भी था। यानी कि स्किल सेट को जो डेवलप करने की एक कोशिश थी हमारे समाज के अंदर, वो स्किल सेट को डेवलप किया गया। एक इंसान को इस तरीके से तैयार किया जाता था कि वो सभी चीजों को साथ लेकर चल सके, बहुत सी चीजें कर सके। लेकिन एक सिस्टम के साथ हमें धीरे धीरे क्लर्क बनाने की तैयारी शुरू, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अटैक किया गया। ये पूरा का पूरा एक चेंज मुझे आपका नजर आता है। जब मैं एम्प्लॉइज को ढूंढना चाहता था, एक अच्छे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में, तो मुझे हमेशा एक दिक्कत ये आई कि ये जो बच्चे थे ना हिंदी की में अच्छे थे ना अंग्रेजी में अच्छे थे, क्योंकि वो कहीं खिचड़ी में फंस गए। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा किधर का पकड़ना है, किस चीज को पकड़ के किसी एक चीज में वो मजबूत है क्या। तो ये जो मजबूती थी, इस एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया, उनको इस तरह से तैयार किया कि आप सिर्फ पढ़िए, एग्जाम पास करिए, एक नौकरी पा लीजिए। जबकि पिछड़ा जो हमारा जो कल्चर था, उस एजुकेशन को आपके सर्वांगीण विकास के हिसाब से तैयार करने का था। हम उस चेंज को देख रहे हैं अभी। कुछ दिनों पहले मैंने जयपुर में, आमेर एक एरिया है, आमेर में एक रोजगार मेला करवाया। इस रोजगार मेले में 10वीं 12वीं के बच्चों को नौकरियां मिल रही थी। ज्यादातर को रिलायंस फ्रेश था उसमें, उसके अंदर सुजुकी मोटर्स था। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट, इन बच्चों के लिए नौकरियां थी। 1000 से ज्यादा नौकरियां थी, 1500 बच्चे आए। और जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट ऐसी थी, सुजुकी तो ऐसा था कि जो कह रहा था कि जिसने 10वीं किया हुआ है आप उसको 2 साल ट्रेनिंग भी देंगे स्टाइपेंड के साथ, अपने यहाँ जॉब दे देंगे। आप इमेजिन करें, इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद हम कितने लोगों को नौकरी दे पाए? सिर्फ 21। कारण ये कि वहां बच्चों को ये नहीं पता था कि वहां सामने बैठ के क्या बात करनी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ कि एचआर इंटरव्यू ले रही, बच्चे का फोन बज गया, उसने घंटी नहीं बजनी चाहिए थी, साइलेंट होना चाहिए। और उसने एचआर का कि फोन उठाया, हाँ पहुंच गया मैं, तू आ जाइए 1 घंटे बाद, आ जाइए, हो जाएगा जब तक। तो ये जो बहुत बेसिक स्किल सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्किल सेट जो है, ये सॉफ्ट स्किल हमने स्कूलों में सिखाना बंद कर दिया है। हम लोग जिन घरों से आए, पढ़े लिखे घर थे, हमारे को एक्सपोजर हमारे घरों से भी मिला, हमारे को स्कूल में भी मिला, और हमने फॉर्चुनेटली हमारे को बाहर की दुनिया देखने का मौका मिला, हम एक्सपोजर पा सके। लेकिन जो हमारा नीचे जो गांव में जो बच्चे हैं, उनको वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो स्किल सेट डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो भाषा है, उस सबको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। सिर्फ उनको एक रटन तोते की तरह उनको बनाना शुरू कर, रटो एग्जाम पास करो। तो मुझे लगता है कि जो हमारे बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि ऐसा विषय है संस्कृति, ग्रोथ और इनोवेशन का, कि जब हम इसकी बात करें बहुत सारे आयाम हैं, उतने आयामों में बात करना संभव नहीं था। लेकिन रिसेंटली शिक्षा, मुझे लगा कि जिसको मैं बार बार देख रहा हूँ अपने आसपास, ये एक ऐसा विषय था जो मेरे दिल के भी बड़ा करीब है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर एजुकेशन सिस्टम को आज की तारीख में सब हम चेंज करना शुरू करें, अगर हम अपने कल्चर को वहां पर जोड़ना शुरू करें, तो निश्चित तौर पे ये चेंजेस हैं हमें ज्यादा दिखेंगे। आईआईटी में हम बैठे हैं और कई बार जब तकनीकी क्षेत्रों की बात होती है, आप देखें कि साउथ इंडियन बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं तकनीकी क्षेत्र में। दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा का बचाया हुआ है, पूरी तरह से काम कर रहे हैं।
वेस्ट बंगाल में साहित्य की हम बात करते हैं, मराठी साहित्य की हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाया हुआ है। जिन्होंने अपनी भाषा संस्कृति को बचाया है वही स्टेट्स जो है बाकी इनोवेशन भी कर पा रहे हैं। वही स्टेट्स जो है वो नौकर बनने की बजाय वो इनोवेटर हो रहे हैं, वो कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं। इतनी बात। बहुत ही सटीक बात आपने कही। इनफैक्ट शिक्षा क्षेत्र में हम लोग तो अब 20 वर्षों से मैं हूँ और मैंने धीरे धीरे हर साल फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखते हैं, तो जो बदलाव आ रहा है और जो ये आप जो बात कर रहे थे कि एक्चुअली जब मैं डायनामिक संस्कृति की बात करता हूँ तो उसमें एक चीज़ जो बताना चाहते हैं वो ये, डायनामिज्म तो चाहिए लेकिन विवेक नहीं खोना है। क्योंकि संस्कृति के कुछ मूल, अगर आपने सामने अगर मान लीजिए 50 समोसे रखें और आप उसमें से 4 खा गए तो पेट खराब होना है, तो विवेक ये है कि आप 1 खाएं। तो संस्कृति की कौन सी चीज़ें संभाल के रखना, कौन सी मूलभूत तत्व जो हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, जिसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं, उस मॉडर्निज्म में भी हम देखते हैं आज भी जो मूलभूत तत्व हैं, जो विवेक है, सुख दुख बांटने का जो हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और ये जो मैन मशीन इंटरेक्शन जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो हम बच्चों में ह्रास देखते हैं वो हमको दिखाई देता है। और ये एक चिंतन का विषय है। 45 मिनट के टर्म में सभी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि ये चिंता का विषय है। संस्कृति की कौन सी चीज़ें पकड़ के रखना, कौन सी चीज़ें छोड़ना, और जिस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे मैं तो टेक्निक का आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले ऐसा चलता था और 1857 के बाद 1850 के बाद वो ऐसा चला गया है। उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से जो मशीनों का हमारे संस्कृति पे असर हो रहा है, जो नई मॉडर्न चीज़ें जितने रफ्तार से आ रही हैं, उस रफ्तार से हम उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मेरे ख्याल से जागरूक समाज की एक आवश्यकता है और इसके लिए चिंतन जरूरी है। और मैं समझता हूँ एज अ पेरेंट भी मैं कहता हूँ, एज अ टीचर भी मैं कहता हूँ कि संवाद को स्थापित करना अगली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का, जब ये जो रिले रेस जब दौड़ते हैं, तो रिले रेस दौड़ते समय वो जो बैटन होता है जो लकड़ी का, वो दोनों लोग जब एक स्पीड से दौड़ते हैं तब वो बैटन एक दूसरे से पास होता है। अगर उनमें थोड़ा भी गड़बड़ाहट हो गई तो वो लड़खड़ा के जो है वो ये लोग गिर जाते हैं। तो हमारी संस्कृति इस प्रकार न गिरे, इसके लिए संवाद बहुत ज़रूरी है। और आप जो है विनोद जी संवाद से तो बहुत जुड़े हुए हैं, हर प्रकार के कई प्रकार के फिल्म समीक्षाएं और फिल्म और मीडिया और उसके कारण काफ़ी लिखते भी हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आपका भी अनुभव हमारे साथ साझा करें और इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने विवेक की बात की और कुछ ही देर पहले मैं सामने बैठा हुआ था तो गाथा का मोटो देख रहा था, रूह वही बात नहीं, यही है ना? हाँ, रूह वही रूप नया। मुझे लगता है इनोवेशन के लिए इससे बेहतर मोटो नहीं हो सकता है, खास करके यदि हम कल्चर की बात करते हैं। आत्मा यदि हम उसका दुखी नहीं कर रहे हैं, फिर हम इनोवेशन में कहीं तक चले जाएं, हम अपनी संस्कृति को अपने दिल से बचा के रख सकते हैं। मैं बिहार से आता हूं और ये संयोग है कि हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं ये भी वहीं से आते हैं जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। मिथिला पेंटिंग आप सब लोग जानते हैं। इनोवेशन किस तरीके से कल्चर के माध्यम से ग्रोथ तैयार करता है, इसके लिए मिथिला पेंटिंग से बेहतर कोई, समझने के लिए मिथिला पेंटिंग से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। मिथिला पेंटिंग का इतिहास 1934 के भूकंप से शुरू होता है। उसके पहले मिथिला पेंटिंग जो बनती थी वो दीवारों पर बनती थी। आप सब लोग जानते हैं, उसे घर के दीवारों पर घर की महिलाएं बनाती थी, वही मिथिला पेंटिंग माना जाता था। 1934 का जब भूकंप आया, सारा वो मिथिलांचल का इलाका तबाह हो गया, तो अंग्रेज कलेक्टर थे WJ आर्चर, वो गए वहां देखने के लिए कि भूकंप से क्या तबाही हुई। उन्होंने देखा कि घर की दीवारें तो गिरी हुई है, पेंटिंग वो देखे और पेंटिंग देख करके वो दंग रह गए। उन्हें उस नुकसान में भी जो संभावना की लौ दिखाई दी, उन्होंने वो लौट करके आए और उसके बाद उन्होंने उस पर एक आर्टिकल लिखा जो पूरे
दुनिया भर में लिखा, उस पर चर्चा हुई शुरू, और मधुबनी पेंटिंग उसके बाद चर्चे में आई। उसके बाद अलग अलग मीडियम पर बनने लगे, वो कागज पर, कपड़े पर। लेकिन अभी बाजार आना शेष था। किस तरीके से इनोवेशन बाजार हमें देता है या इनोवेशन ग्रोथ का माध्यम बनता है। उसके बाद दूसरा संकट आया दरभंगा पर या मिथिलांचल पर 1956 में, अकाल पड़ा था। तो वहां से जब सरकार के लोग गए वहां देखने के लिए, तो पुपुल जयकर का नाम आप सब लोगों ने सुना है। संस्कृति कर्मी में मुझे लगता है जितना काम उनका है अकेले का, वो सबों पर भारी है। पुपुल जयकर ने वहां की महिलाओं को प्रोत्साहित किया, संगठित किया, और वहां की महिलाएं उसके बाद प्रोफेशनली वो पेंटिंग बनाने लगी कागज पर। आज की स्थिति यह है कि जापान में एक अलग म्यूजियम है मिथिला पेंटिंग का। देश भर में आप किसी कोने में चले जाइए, उत्तर से दक्षिण तक, किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, किसी भी मेट्रो में चले जाइए, आपको मिथिला पेंटिंग दिखेगी। मिथिला पेंटिंग दिखने का मतलब है ग्रोथ, विकास हो रहा है। तो किस तरीके से एक इनोवेशन घर की दीवार से उठ करके कमरे के अंदर जो कोहबर में पेंटिंग बनती थी वो कागज पर आया, कागज पर आने के बाद फिल्म में आया, उसके बाद वो मेट्रो के डब्बे में आया, प्लेटफॉर्म पर आया। आज वहां की महिलाओं की तस्वीर बदल चुकी है। ये ग्रोथ है, इनोवेशन और ग्रोथ। और लेकिन ये जो मैं बोल रूह वही, तो रूह उसका वही है। अभी भी मिथिला पेंटिंग बड़े पैमाने पर बन रही है, समूह में बन रही है। अब डिजाइनर कपड़े आ रहे हैं, जूतों पर डिजाइन किया जा रहा है मिथिला पेंटिंग। तो ये कमाल है इनोवेशन का। ये किस तरीके से हमें ग्रोथ की ओर जोड़ता है। और एक तरफ मिथिला पेंटिंग है, मैं चूंकि बिहार से आता हूं इसलिए बिहार की ही बात करूंगा, और सामने यूपी को देखता हूं किस तरीके से इनोवेशन। आप बनारस को देख लीजिए, आज से 10 साल पहले बनारस वही नहीं था जो आज बनारस दिख रहा है। आज जो बनारस का ग्रोथ दिख रहा है, वहां की इकोनॉमी जो जिस तरीके से करवट ली है, इनोवेशन ही तो है। किसी ने तो सोचा कि इस शहर को इसकी पुरानी विरासत के साथ हम इस तरीके से बदल दें कि पूरा शहर यहां से उठ करके यहां चला है। कुछ दिन की बात है, उसके बाद अयोध्या की इकोनॉमी देश भर में गिनी जाएगी। देश के शीर्ष शहरों में अयोध्या की इकोनॉमी गिनी जाएगी। इनोवेशन है। आप तो इनोवेशन जो है वो ग्रोथ के लिए एक आधार तैयार करता है, यदि हम सही दिशा में वो सोच रहे हैं तो। मैं फिल्म की बात, फिल्म में किस तरीके से अब मोबाइल पर फिल्में बन रही हैं। अब असम के 2 साल पहले असम की एक गांव की लड़की ने फिल्म बनाई थी जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, विलेज रॉक स्टार। कहीं मौका मिले तो देखिए आप लोग। तो उसने हैंड हेल्ड कैमरे से फिल्म बनाई बगैर किसी इक्विपमेंट के। वो फिल्म नेशनल अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई। तो अब है कि चीजें सिंपल हो गई हैं। विज्ञान की इनोवेशन ने कल्चर के लिए, कल्चर को एक कंधा दिया है कि आप आओ यहाँ पर, मैं तुम्हें ले चलूंगा। हम पर निर्भर करता है हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं और कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रोथ तो होगा, बशर्ते हमें ईमानदार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, मैं कई बार उदाहरण ये देता हूँ बच्चों को भी कि जो रेलवे है, हमारे संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। तो रेलवे जो है वो पूरा रेलवे जो है वो करीब 12-15 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है, जो कि यहाँ से लेकर आप रेलवे स्टेशन तक की जो पॉपुलेशन है वो उतनी है करीब करीब, समझ लीजिए। तो अगर हमारे देश में यदि युवाओं को, जो आज की जो पीढ़ी है, यदि उसको आगे काम करना है, तो रेलवे जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉइंग एजेंसी जो पिछले 150 साल से कंट्री में, उसके भी पहले से चल रही है, तो वो भी केवल 12 से 15 लाख लोगों को ही एम्प्लॉय करती है।
तो इनोवेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक युवा पीढ़ी को एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है, और उसमें हमारी संस्कृति भी ना छूटे, हमारा विवेक भी जागरूक रहे, और नए नए इनोवेशन करके, जैसा आपने बताया, बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला कि इनोवेशन ने जो एक संस्कृति को एक कंधा दिया है, तो हमारी कई आयाम जो हैं, जो फॉर एग्जांपल अभी गाथा का ही एग्जांपल ले लीजिए कि अब टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है जिससे कि हम अपने संस्कृति को लोगों तक पहुंचा सकें, उनके साथ दे सकें, उनको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन इनोवेटिव तरीके से आप किस प्रकार से युवा पीढ़ी को अपने संस्कृति का बैटॉन दे सकते हैं, इसमें तमाम युवाओं को आगे आके उसका इनोवेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज, जैसा मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी वो रेलवे जैसी इतनी बड़ी संस्था जो केवल 12 लाख लोगों को देती है, और हमारे यहाँ भी 35-40 करोड़ लोग हैं जो कि सब 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की आयु में हैं, तो ये जो एक इशू है। दूसरा, जब हम एक अच्छी संस्कृति वो भी होती है कि जो खुद के जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करें। हम लोग कई बार जो है अपने पुरातन संस्कृति, हमारी पुरातन इसके ऊपर हम बहुत गौर होना भी चाहिए, लेकिन वहीं रुकना भी नहीं है, और उसमें जो कुरीतियाँ थी उसको बदलते हुए हम कैसे इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं जो है वो एक कुरीति, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी थोड़ा चाहूँगा। एक कुरीति जो हम देखते हैं वो है, एक संस्कृति का हमारा हिस्सा बन गया जो पहले नहीं था, वो है चलता है। ये एक, और ये मैं समझता हूँ कि ये इनोवेशन का एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलते हाँ ये चल जाएगा, तो फिर इनोवेशन स्पिरिट जो है वो मर गया। हाँ, तो ये अपने संस्कृति के ऊपर हमें इस चलता है के ऊपर थोड़ा सा यदि आप लोग दे सके, क्योंकि मैं चाहता था इसको प्रोवोक करना एक 2-2 मिनट में, यदि समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन हम केवल हम ये ना बोलें कि हमारी संस्कृति बहुत महान थी और बहुत बढ़िया थे और जो है अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना चाहिए। तो चलता है वाला एक विषय है, हमारी संस्कृति से जुड़ गया है, जो उसको किस तरीके से हम लोग जो है इनोवेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जहां तक चलता है का प्रश्न आपने किया है, तो ये अज्ञानता से भरा है, यानी उनको पता नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब चलता है। यदि उनको पता होता तो ये सब नहीं चलता। फिर जहां तक संस्कृति का प्रश्न है, आप देखिए विवेकानंद जी शिकागो गए और वहां जाके उन्होंने योग का प्रचार किया और उन्होंने योग को बहुत बड़ी बात कही, और उस योग को अब तक आने में, यानी 21 जून तक आने में कितना टाइम लग गया। आज देखिए किसी ने जरा सा इनिशिएटिव लिया और योग आज देखिए कम से कम 216 देशों में योग के कार्यक्रम हुए हैं, योग के टीचर्स लगे हैं वहां पर, योग को इंस्टीट्यूट खुले हैं वहां पर। यह है इनोवेशन। और विवेकानंद जी वहां से क्या लाए? वहां से लाए वो भौतिकवाद। उन्होंने बताया कि हमको तकनीक में भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको अब आपकी बात मैं बड़ी करता हूं कि मैं दिल्ली में था, मेरी एक मराठी परिवार से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार कितना दुख होता है कि जब हम देखते हैं नदियों में ये मूर्तियां बहाते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। बोले नहीं सर, हमने छोड़ दिया। जैसे ही हम गणेश विसर्जन का टाइम आता है, हम एक बड़े भिगोना में लेकर मूर्ति को प्रवाहित कर देते हैं, और वो मूर्ति जो है वो उसमें गल जाती है, उसको खेतों में डाल देते हैं। ये होता है इनोवेशन, ये है संस्कृति का विकास। जी जी, बीजों को हाँ, भी जो है जी बिल्कुल। और देखिए कितना इस तरह से हम करेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति नवाचार और विकास का अद्भुत उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वो युवा पीढ़ियों तक नहीं पहुंच रहे। हमारा दायित्व है, हमारे परिवारों का दायित्व है कि वो ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति में हैं वो युवाओं तक पहुंचाएं, और युवा जब उनसे बात करें, आपने ठीक कहा, बात ही नहीं होती है हमारी, मैं संवाद की बहुत कमी होगी, है ना। जहां तक संवाद हमारा होगा तो हम उनको बहुत सारी चीजें बता पाएंगे। बराबर। और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की तो रिजल्ट ये आया कि 20 मिनट से ज्यादा उनके पेरेंट्स उनसे बात नहीं करते पूरे दिन में। आप सोचिए कितना
और हम अपने माता पिता से कितनी अधिक बात करते हैं, हर विषय पे बात करते थे। वहां से संवाद निकलता है, वहां से समाधान निकलता है, वहां से समस्याओं की सारी चीज निकलती हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था जो आज नहीं है। हमने सब कुछ मोबाइल में दे दिया। आज बच्चे से मोबाइल पे बात कर, मोबाइल एक अच्छा साधन भी है, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा साधन नहीं है, परंतु इसी के चलते थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली और कहा ठीक है हमें आता ही चलता है। बराबर बराबर। यही है बस समस्या। तो ये जो बैटॉन नहीं दे पा रहे हैं, ये भी चलता है बोल के काम नहीं चलेगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू प्रेसिपिटेट। आप कुछ और अंतिम टिप्पणियां कुछ करना चाहेंगे? समय की थोड़ी क्योंकि ये विषय बहुत ही अच्छा है और हम सभी के करीब है। आज के बच्चों का पता नहीं, मेरी तो ज्यादा बात होती है। मेरे पापा से इतनी बात होती थी फोन पे, एंड मनी सेंड मनी। 3 रुपए 32 पैसे में कॉल डिस्कनेक्ट। लेकिन आपने बहुत सही बात कही सर। जो परिवार का मुझे जो एहसास हो रहा है चलता है वाला एटीट्यूड आया कहाँ से है? जिम्मेदारी का जो एक बोध है, ये जिम्मेदारी का बोध मिसिंग है हमारे अंदर। हमने शुरू से, मैं शिक्षा की बात इससे पहले कर रहा था, ये शिक्षा वाली बात, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें या घर की बात करें, क्या हमने कभी ये जिम्मेदारी का बोध दिया जो हम करना चाहते हैं वो हम कर क्यों रहे हैं? इसको करने का अंत ऑब्जेक्टिव क्या है? कई बार काम सिर्फ करने के लिए किया जा रहा है। आपको एग्जाम देना है, 60% आने चाहिए। हमारे टाइम में था, तो आपके 98 आने चाहिए, लेकिन हमारे टाइम में 60% का था, 60% आना चाहिए। वो 60% आने के लिए आपको कितना समझ में आया? नो वन केयर्स। ये शुरुआत वहीं से हो गई। घर में भी लोग इससे खुश थे कि 60% आ गया। आंसर 5 रट के मैं जाता था अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, और 5 ही आते थे, नंबर भी आते थे, तो याद नहीं होता था और कुछ समझा नहीं। ये इशू आया है। अगर आप फ्लाइट में जाते हैं, आप सब जाते हैं, सबको पता है पूरा प्रोसेस क्या है। उस एयर होस्टेस को रोज पता है कि क्या है, उसको पता है कि सारे फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं आज की डेट में, सब जानते हैं अंदर क्या होना है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि किसी भी फ्लाइट में आप जाएं, किसी भी एयर होस्टेस के ब्रीफिंग में कोई चेंज नहीं होता। वो सब आपको बताएंगे कि आपको बेल्ट का बकल कैसे बंद करना है, आपको इमरजेंसी गेट कैसे खोलना है, क्योंकि हर उस एयर होस्टेस को एक जिम्मेदारी का बोध कराया गया उसकी ट्रेनिंग में कि यहाँ पर जितने यात्री हैं इनको आपको सुरक्षित पहुंचाना है। वो जो सुरक्षा का बोध उनके मन में डाला कि सुरक्षित यात्रियों को पहुंचाना, इसलिए वो अपने काम में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। किसी 5 स्टार होटल में आप जाते हैं, आपको कभी एक सल नहीं मिलेगी टेबल पे रखी हुई चादर है उसके अंदर, क्योंकि उनको ये दिखाया गया है कि जो ब्यूटी, वो जो क्लीननेस है, ये हमारे कस्टमर को एंड में दिखना चाहिए। जब वो आए तो उसको चीजें देखते ही उसके अंदर एक अच्छा भाव उत्पन्न हो। वो अच्छा भाव उत्पन्न करने की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय की है। उस जिम्मेदारी की वजह से वो चीजें चेंज नहीं होती। और हमने जब चलता है क्या हुआ कि ये है कि बस काम करना है, किसी तरह से कर दिया जाए। तो उस चीज को जब हम चेंज करना शुरू करेंगे, मुझे लगता है जिम्मेदारी का बोध घर से लेके एजुकेशन सिस्टम तक हम चेंज करें, इट विल बी चेंज। एब्सोल्यूट। बोले दूं? एक मिनट बोल। हाँ, बिल्कुल 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 बोलिए। बस मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो मैं उसी पर यह कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में संस्कृति सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता हो सकता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि हर गांव की अपनी संस्कृति है, हर शहर की अपनी संस्कृति है। आज उसका उदाहरण हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने सूरजकुंड महोत्सव शुरू हुआ, उसके पहले नहीं होता था, वो हमारा इनोवेशन है। अब हमारे सामने रन महोत्सव शुरू हुआ, बालू पर कुछ नहीं है, वहां बालू है, और आज वो वहां की इकोनॉमी संभाल रहा है। तो इस तरह के काम हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में हैं उपलब्ध। जरूरत इनोवेशन की है और हमें तैयार होने की है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं समझता हूं कि इस कक्ष में बैठे हुए सभी जो हमारे श्रोता हैं और जो आगंतुक हैं, उनको एक दैदीप्यमान भारत की परिकल्पना उनके मन में है, और उसी तो रिजॉल्व तो है, लेकिन उसको दिशा देने का काम जो है वो हम सभी को करना है। और संस्कृति से इनोवेशन से ग्रोथ, और उसमें हमारा विवेक जो है वो ना छूटे, और संस्कृति मूलक नवाचार हो, जैसा आप बता रहे थे, और जो मूलभूत संस्कार हैं हमारे वो हम ना छोड़ें। और जैसा कि आपने बताया कि जो मैं रेलवे की बात कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट की, इसको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बताया कि
संस्कृति का पॉइंट लेके ही हम इनोवेट करके हम एम्प्लॉयज जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और हमारा सॉफ्ट स्किल इतना ज़्यादा है और हर विषय पे, समाज के हर विषय के ऊपर हमारे पूर्वजों ने विचार करके, सोच करके लिखा हुआ है, रखा हुआ है। सहेजने का काम हमारा है और आगे वाली पीढ़ी को देने का काम हमारा है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की संगोष्ठियाँ केवल न रहें, उसको कार्यान्वित भी हो और अमित जी जैसे उदाहरण जो हैं, गाथा जैसे उदाहरण और भी निकलें और छोटे छोटे शहरों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किस प्रकार इनोवेशन करते हुए आप स्विट्जरलैंड के गांव में जाके जो है वो 80 यूरो का एक छोटा सा कोई आइटम खरीद के लाते हैं, बड़ा गौरवान्वित कि ये जो है ये स्विट्जरलैंड की आल्प्स का जो है चॉकलेट का टुकड़ा है, 80 यूरो में मैं अपने बच्चे के लिए लाया हूँ। और ऐसे तमाम बढ़िया चीज़ें सब गांव में हैं। मेरा प्रदर्शनी वहाँ लगी हुई है, आप लोगों को उसके लिए भी आमंत्रित करता हूँ। यही प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने उस प्रदर्शनी में हमने वहाँ लगाए हैं। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद और आप लोगों ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से सुना, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन केवल ये एकेडमिक चर्चा न रहे, इसके लिए अपने अपने जगह जाके जो भी युवाओं से जहाँ भी आप अपना अपना पोटेंशियल करके आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मेरा आग्रह है कि उसको आप इन्फ्लुएंस करें और उसी से जिस भारत की परिकल्पना हमारे मन में है वो साकार हो सकेगी। धन्यवाद। अब ना किसी के घर में कोई तीरगी कायम रहे, मैं चाहता हूं इन दियों में रोशनी कायम रहे। हो बुजुर्गों की दुआओं का असर कुछ इस तरह, हम तरक्की भी करें, तहजीब भी कायम रहे। मैं विश्वनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं कानपुर पहली बार आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कानपुर वासियों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपका आभास होगा वहाँ पतझड़ भी मधुमास होगा और यूं ही होता नहीं इस लहरों में कंपन, कोई प्यासा नदी के पास होगा। हाँ, मैं